जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो पहले तो एक नज़र करेंगे हम अपने उन सभी भाई बहनों पर जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीमा सिंह कह रही हैं सी ऑप्शन, ये किसी क्वेश्चन के आंसर बता रही हैं। तुषी चौहान यहाँ पे स्टिकर भेज रही हैं। और यहाँ पे अंकित गुजर वेरी नाइस क्लास भाई, थैंक यू भाई अंकित। और नितिन कह रहे हैं पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोला है सभी को कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो। वहाँ पे अगर किसी ने भी पीडीएफ के लिए बोला होगा तो मैंने लिंक टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया होगा और आप वहाँ पे क्लिक करना है लिंक पे टेलीग्राम के और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री, आपसे कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है और आपको पीडीएफ रोज़ के रोज़ की क्लास की मिलती रहेगी। और यहाँ पे सपना अवस्थी स्टिकर भेज रही हैं बहन, आपको भी थैंक यू। और यहाँ पे राजन कह रहे हैं थैंक यू भाई, तो थैंक यू भाई, आपको वेलकम। और इसी प्रकार से सभी भाई मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी भाई हैं। और चलते हैं यहाँ पे, जैसा कि सृष्टि कह रही हैं वेरी गुड क्लास, तो बहन आपको भी थैंक यू। पीडीएफ सर, तो पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है कि आप कमेंट बॉक्स में बस टाइप करना है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम का और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं आज हमारे लिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखो आज का ये करंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे दे भी रखा है, बढ़िया तरीके से समझना है कि निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है। निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो रेलवे के जो मुख्यालय हैं वो आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछे जाएंगे 100% आपसे एक पेपर के अंदर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय पूछा है जो कि आपका चेन्नई, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे उत्तर पश्चिमी रेलवे का पूछता तो आप क्या बताते, तो जयपुर बताना था। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो है वो आपको जयपुर बताना है, ये आप याद रखना। और दक्षिण मध्य रेलवे का अगर पूछेगा तो दक्षिण मध्य रेलवे का आपका सिकंदराबाद हो जाएगा। दक्षिणी मध्य रेलवे का जो है वो आपका सिकंदराबाद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को नोट कर लो और पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो फटाफट और वहाँ पे आपको रोज़ के रोज़ पीडीएफ मिलती रहेगी। यहाँ पे देखो दिया है सुनहरी क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति का संबंध है आज की क्लास में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और वो सभी क्वेश्चन हैं जो लगभग आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की उम्मीद है। तो सुनहरी क्रांति का यहाँ पे आपको संबंध बताना है। तो सुनहरी क्रांति जो है ये फल से संबंधित, फल के उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे फलों के उत्पादन से संबंधित आप टिक करेंगे और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो मसाला उत्पादन से संबंधित एक क्रांति हुई जिसका नाम है बादामी क्रांति। क्या है? बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति को भी आप याद रखेंगे। और उर्वरक उत्पादन से भी पूछा जाता है, उर्वरक उत्पादन से, तो याद रखना वो है भूरी क्रांति। कौन सी है? भूरी क्रांति है, तो ये भी आप याद रखेंगे भूरी क्रांति। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से है, नीली क्रांति मतलब कि मछली उत्पादन से, ठीक है। और देखो मत्स्य के बाद आपकी आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। और इसके लिए एक ऑपरेशन फ्लड भी चला था, याद होगा ऑपरेशन फ्लड, वो भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये भी आप याद रखना, मतलब दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से मैंने जितना भी आपको बताया है आप देखो, अगर याद करना है तो दोस्त लिखना पड़ेगा, लिखते जाओ आपको याद होता जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ये है मुंबई। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो एक महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो बन रहा है वो अयोध्या में बन रहा है। तो ये भी आप याद रखना, कहाँ पर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे अयोध्या में है। कहाँ पर? अयोध्या में। तो महर्षि वो तो आपसे पूछा ही जाएगा, उत्तर प्रदेश अयोध्या। देखो दिल्ली में जो है वो आपका आईजी है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और कोलकाता में कौन सा है, तो कोलकाता में याद रखना सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोलकाता में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे बोला गया है भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है। पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया। 8 लाइन वाला समझ रहे हो ना। जो 4 वे होता है उसमें 4 लाइन होती हैं एक तरफ से, फिर डिवाइडर होता है 4 लाइन इधर होती हैं। ऐसे आपसे यहाँ पे 8 लेन पूछा है, तो 8 लेन का जो उद्घाटन है ना वो किसने किया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये देखो आपके करंट के क्वेश्चन हैं मेरे भाई, इन्हें नोट करना है और बढ़िया से तैयार करना है अपने पेपर के लिए। और देखो यहाँ पे दिया है हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध माझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। तो कहाँ की प्रसिद्ध माझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, तो ये आप बताइएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो जीआई टैग से एक प्रश्न पूछा जाएगा, जीआई टैग से एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना वो हो जाएगा आपका मथुरा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाराणसी याद होगा आपको, कौन सी, तिरंगा बर्फी और बनारस का पान, इन दोनों को जीआई टैग मिला है ना, ये भी आप याद रखना। तिरंगा बर्फी और ये साथ में आपका पान और ये माझी क्राफ्ट मथुरा, ये सब आपको याद रखने हैं दोस्त। और पहला मैंने बताया था, सबसे पहला जो जीआई टैग था वो किसे मिला था, दार्जिलिंग चाय को मिला था ना, कल की क्लास या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया भी था। और देखो यहाँ पे दिया है भारत का पेरिस किसको कहा जाता है। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत का जो पेरिस है ना, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है आपके आरपीएफ के पेपर में, याद रखना। जयपुर को बोला जाता है, किसे, जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है ना, गुलाबी शहर। तो गुलाबी शहर और ये भारत का पेरिस आपका जयपुर हो जाएगा। और डायमंड हार्बर किसे बोला जाता है, डायमंड हार्बर, तो डायमंड हार्बर जो है ये कोलकाता को पूछा जाता है। डायमंड हार्बर किसको बोला जाता है, कोलकाता को बोला जाता है। और देखो दक्षिण का कश्मीर किसे बोलते हैं, बताओ, दक्षिण का कश्मीर किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं केरल को, दक्षिण का कश्मीर। और प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए जयपुर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि दिन और रात कैसे होते हैं, मतलब किस कारण होते हैं, और ऋतुएं किस कारण होती हैं पृथ्वी पर, ये पूरा मैंने आपको बताया था। आज यहाँ पे पूछ दिया है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पर होते हैं। कहाँ होते हैं, विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको भूमध्य रेखा भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो भी याद रखना। और ऑप्शन में अगर विषुवत रेखा देगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइट करेगा क्वेश्चन को, तो विषुवत रेखा दे देगा, तो आपको ये याद रखना है। और जो मैंने आपको बताया था कि जो ऋतुएं हैं ना वो परिक्रमण के कारण होती हैं। ऋतुएं जो पृथ्वी पर होती हैं वो परिक्रमण और अपने अक्ष पर झुका हुआ, ठीक है, तो परिक्रमण के कारण होती हैं। और दिन और रात जो होते हैं वो घूर्ण विधि के द्वारा होते हैं, जो घूर्ण की वजह से दिन और रात होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है सौर कैलेंडर में कितनी राशि चक्र का उल्लेख है। सौर कैलेंडर में कितनी राशि चक्रों का उल्लेख है। हर किसी की नाम का एक राशि होता है, जैसे कि मेरा शिवम है तो मेरा कुंभ है, ठीक है, तो ऐसे हर किसी की राशि होती है ना। तो ये राशि जो है ये पूछा गया है कि सौर कैलेंडर में कितनी राशि चक्रों का उल्लेख है, तो कितनी राशियाँ होती हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रखना यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपके बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है 30 मिनट के अंदर क्लास को खत्म करना है, आज ये टारगेट है। देखो यहाँ पे दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था, देखो बिंदुसार और बिंबिसार, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, तो याद रखना वो था बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार, ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त का पोता कौन था, तो वो था अशोक। चंद्रगुप्त का पोता कौन था, तो वो था अशोक। और उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था बिंदुसार। ये आपको याद रहेगा ना। और मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी नंद वंश को समाप्त करने के बाद, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो ये आपके करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 के करंट का पूछ लिया है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो ये आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब मैक्स वेस्टेपन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो मैक्स वेस्टेपन आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने
अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजी नाम भी ऐसे हैं जो लेने में बहुत ही दिक्कत होती है यार। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है आपने कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन बी असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी असम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये, और चलते हैं अगले प्रश्न की। और दुनिया का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, ये भी याद रखना। देखो यहाँ पे दिया गया है न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर जो है ये किसका मात्रक है। मात्रक से संबंधित प्रश्न आते हैं और मैं आपको रोज एक क्लास में एक मात्रक जरूर बताता हूँ, तो याद रखना न्यूटन मीटर जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, और ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है, घनत्व बढ़ता है दूध का, या घनत्व घटता है, या समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दूध से क्रीम जब निकाल लोगे तो दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि घनत्व बढ़ता है। घनत्व क्या होता है, दूध का बढ़ता है। और अब केंद्रीय बल जो होता है ना उसके उसी विधि से निकाला जाता है ना, तो ये याद रखना। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। मतलब कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है और चंद्रमा का जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, देखो याद रखना जो गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का है ना वो है 1/6। कितना है, 1/6 है। और पृथ्वी का कितना है, 1/10 है। क्या बताइएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे चंद्रमा का जो है वो 1/6 है, मतलब कि कम है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चंद्रमा पे आपने देखा होगा कि क्या होता है, जो वीडियो वगैरह देखते हैं हम लोग, उतरते हैं तो वो जो वहाँ पे सर्च के लिए जाते हैं वो क्या होता है, तो उल्टे रहते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा। तो याद रखना वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है वो कम है। देखो यहाँ पे दिया है जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का। और ये देखो रेलवे में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप बताओ जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कहते हैं ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। 17 नंबर क्वेश्चन है और मैं यही कहूँगा माँ भगवती हो सकती मेरी जवान पे विराजमान हो। और जो भी कान इस टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको इस बार 100% वर्दी मिल जाएगी, 100% उनका सिलेक्शन होना तय है। और आप भी अपने भाई को यार एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा यार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और देखो लाइक वाला बटन दबाते हुए मुझे पता चल जाता है कि मुझे किस किस ने लाइक किया है। और साथ में यार देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको रोज़ 50 क्वेश्चन आने वाले मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ में थोड़ा यार इस क्लास को यार वायरल कराओ, दोस्तों के साथ में यार थोड़ा सा शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ये चीज़ देखो मुझे या थोड़ा सा डीमोटिवेट करती है। और देखो यहाँ पे दिया है कि रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। कल मैंने स्टार स्पोर्ट का बताया था किसे किया था, ऋषभ पंत को किया था। आज यहाँ पे रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर पूछा है किसे नियुक्त किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, ये आपकी करंट के क्वेश्चन है दोस्त। अब यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ये क्या क्रिकेट से संबंधित है ना, बताइएगा। स्मृति मंधाना जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि हार्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। हार्ट्ज जो है वो क्या मापने की यूनिट है, तो इनमें से आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका देखो फंस चुके हो, अगर नहीं पता है तो आप फंस चुके हो, अगर पता है तो आप तुरंत बता देंगे कि तरंगों की आवृत्ति जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कितनी तरंगों की आवृत्ति जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और आपको पता है देखो यहाँ पे क्या होता है, जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है आवाज़ वो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक होती है। देखो 20 हर्ट्ज से कितनी होती है, 20,000 तक। कितनी होती है, 20 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य जो है वो सुन सकता है। और देखो जो नहीं सुन सकता है वो 20,000 से ऊपर होती हैं, जिन्हें बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं ना, ऐसे याद रखना, ठीक है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। 20,000 से ऊपर की नहीं सुन सकते हो, 20 से 20,000 तक सुन सकता है आदमी। देखो यहाँ पे दिया है भारत में रेडियो प्रसारण
का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? देखो यहाँ पे पढ़ने में हिंदी यही गड़बड़ हो जाता है। प्रसारण बोल रहा हूँ, प्रसारण का, तो यहाँ पे देखो रेडियो में प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो भारत में याद रखना ये हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। तो ये आप याद रखना। उसके बाद ये जो ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम हुआ था वो हुआ था 1937 में। क्या हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि इसका नाम जो ऑल इंडिया रेडियो कब हुआ था, तो याद रखना 1937 में हुआ था। और इसे आकाशवाणी कहते हैं ना, सुना होगा, हम आकाशवाणी बरेली के केंद्र से बोल रहे हैं, हेलो फरमाइश पे आपका स्वागत है। तो ये जो आकाशवाणी है ना, इसका नाम 1957 में हुआ। क्या? आकाशवाणी। तो याद रहेगा ना आकाशवाणी। और ये देखो ये कहाँ से, ये शायद पहली बार मुंबई से हुआ था। कहाँ से? मुंबई से हुआ था ना 1927 में। तो ये आप याद रखेंगे। देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो देखो यार, थोड़ा सा यार शेयर कर दो, थोड़ा सा यार सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दो, क्योंकि ताकि यार लाइव क्लास बहुत जल्दी आ पाए। यार मैंने फ़ोन नहीं ले पाया, अब मैं आपसे क्या कहूँ यार, आप लोग यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और यार, तो एक नया फ़ोन आ जाएगा दोस्त, सच बता रहा हूँ। और नया फ़ोन आने का मतलब है लाइव क्लास, और साथ में आपको बेहतर रोज़ लाइव क्लास फिक्स टाइम पे, और साथ में क्या मिलेगा? PDF भी। ठीक है, PDF तो आज भी मिलती है और फिर भी मिलेगी। तो जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके RRB में। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे सही जवाब? तो याद रखना है 18, जो कि ऑप्शन C में दिया गया। तो 18 आपको याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो देखो पहले नंबर पर दिल्ली आता है, दूसरे पे आपका चंडीगढ़ आता है, और तीसरे पे आपका पुडुचेरी आता है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को याद रखना, पहले पे दिल्ली, दूसरे पे चंडीगढ़ और तीसरे पे पुडुचेरी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चुनाव आयोग, जो कि ऑप्शन C में दिया गया है। तो चुनाव आयोग हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। भारत के पहले चुनाव आयोग कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन आप याद रखेंगे। ठीक है, और अभी कौन है? अभी क्या राजीव कुमार जी हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वर्तमान पूछ रहा हूँ अभी। ठीक है, और चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विलैंड टनल का उद्घाटन किया गया है? भारत में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विलैंड टनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये प्रश्न आपके लिए करंट का और देखो इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि दुनिया का है और ट्विलैंड टनल है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर ये किया गया है। तो ये भी देखो याद रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ये भी RRB के पेपर में पूछा गया था, और मैं ये सोच रहा था कि बताओ इतने सरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और उसमें ऑप्शन 9 भी नहीं दिया था, उसमें सिर्फ छठी दिया था, 5वीं दिया था और 7वीं दिया था। तो वहाँ पे सही जवाब आपका 6वीं हो गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नवोदय विद्यालय में 8वीं और 9वीं, तो सॉरी 6वीं और 9वीं, ठीक है, दोनों क्लासों में होता है। तो यहाँ से ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही जवाब, A और B दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो आप याद रखेंगे। हो सकता है कि छठी की जगह 9वीं दे दे, तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे अपना सही जवाब? तो याद रखना ये की गई थी 1861 में। कब की गई थी? 1861 में। ऑप्शन C यहाँ पे आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? कितने हुए थे? देखो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। ये कहाँ
कहाँ आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पे देखो कहाँ दे दिया है, तो कहाँ तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी बताना है कि कब से कब तक किए गए थे। तो देखो प्रश्न का जवाब तो आपका लंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका लंदन। आपको याद रहेगा ना कब से कब किए गए थे। तो ये 1930 से 1932 तक चले थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो 1930 से 1932 तक हुए थे, टोटल 3 हुए थे। याद रखना इस चीज़ को। और तीनों में भाग लेने वाले कौन थे बताओ? क्या भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी थे और महात्मा गांधी जी ने क्या एक में भाग लिया था? बताइए, महात्मा गांधी जी ने क्या एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? और तीनों में लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और देखो यहाँ पे दिया है कि उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा रेखा है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा रेखा है। कौन सी है? 17वीं, 38वीं या फिर 39वीं? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो याद रखना वो है 17वीं। कौन सी है? 17वीं। आप कहोगे भैया ये 38वीं किसके किसके बीच में है? 38वीं जो है वो किसके किसके बीच में है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और देखो 49वीं जो समांतर रेखा है ये भी आप याद रखना, ये किसके किसके बीच में है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अमेरिका और कनाडा के। और देखो भारत और पाक के बीच में, देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? तो याद रखना वो आपकी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। और भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो वो है मैकमोहन सीमा रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान या अफगानिस्तान और भारत, इनमें दोनों में से कोई भी पूछेगा तो याद रखना वो है डूरंड रेखा। कौन सी है? डूरंड रेखा। तो यहाँ से देखो ये रेखाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, या पहले से किसी ने पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बोला हो तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जो मैंने उसे शेयर किया होगा, रिप्लाई में दिया होगा, उसे आप भी क्लिक करना और सीधा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, बस लेट हो सकता है कि आज की क्लास का कल मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। देखो यहाँ पे दिया है राकापोसी सर्वोच्च शिखर है। और राकापोसी सर्वोच्च शिखर कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए लद्दाख श्रृंखला या लद्दाख श्रेणी। ऑप्शन ए आपका जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। लेकिन एक चीज़ यहाँ से और इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, याद रखना कि विश्व का ये 27वां सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है। विश्व का 27वां। ठीक है, ये भी याद रखना, सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि विट्रेन की मुद्रा क्या है? विट्रेन की, मैंने कहा ना कि सभी की राजधानियाँ, अपने राज्यों की राजधानियाँ और विश्व के देशों की राजधानियाँ और उनके राज्यपाल, अपने देश के जो राज्य हैं उनके राज्यपाल, और साथ में मुद्राएं। ठीक है, विश्व की मुद्राएं, ये आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो क्या है? तो आप क्या बताएंगे? पाउंड, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो पाउंड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यूरो जो है ना, ये याद रखना, यूरो जो है ये यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। यूरो जो है ये यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। और ड्यूस मार्क जो है ये किसकी मुद्रा है बताओ? ड्यूस मार्क। तो याद रखना ये जर्मनी की पुरानी मुद्रा का नाम है। जर्मनी की पुरानी मुद्रा का नाम ड्यूस मार्क है। ठीक है। और देखो डॉलर जो है, डॉलर कहते हैं ना, तेरा बेटा डॉलर में चलने लग गया बापू, तो डॉलर जो है ये अमेरिका की मुद्रा का नाम है। तो ये आपको याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? और आज आपका क्या स्कोर हो रहा है क्लास के अंदर, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया है भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो याद रखना भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई को बोला जाता है। किसे? मुंबई को। और मुंबई को पता है आपको सपनों का शहर भी बोला जाता है। सपनों का शहर भी बोला जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को बोला जाता है। तो यहाँ से ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? सही जवाब। तो याद रखना आपका सही जवाब तमिलनाडु, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो दिया गया है 124 ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब 124 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 79 भी दे रखा है, अनुच्छेद 79। क्या पता है आपको अनुच्छेद 79 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संसद का गठन है। संसद का गठन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि ये अनुच्छेद 79 के तहत होता है। और उच्च न्यायालयों का जो गठन है वो अनुच्छेद 216 के तहत होता है। उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालयों का जो गठन है वो अनुच्छेद 216 के तहत होता है। तो ये देखो आप सभी को याद रखना है, ये आपसे अनुच्छेद संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग और अनुच्छेद। और मैं आपको रोज़ करवाता हूँ, शायद इसीलिए कि मेरा कोई भी भाई बहन इसमें माइनस मार्किंग का शिकार ना हो। देखो यहाँ पे दिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? क्या आप कोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो देखो जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो तो बन जाएंगे, लेकिन जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 25 साल कम से कम होनी चाहिए और आपकी 25 साल होगी नहीं, 23 साल होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो कम से कम, तो यहाँ पे याद रखना 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, आपका क्लियर हुआ ये टॉपिक। अब यहाँ से देखो 30 साल बताओ, 30 साल कम से कम किसकी होनी चाहिए? तो देखो अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी जो न्यूनतम उम्र है वो 30 साल होनी चाहिए। और लोकसभा का अगर सदस्य बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, और देखो यहाँ पे कम से कम दे रखा है तो कम से कम 35 वर्ष। तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने की उम्र होती है, न्यूनतम कम से कम। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और वोट देने की उम्र 18 साल कम से कम, और ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ से सभी टॉपिक आपके क्लियर होते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। ये आज आपके लिए मैं एक क्वेश्चन HW दे देता हूँ और देखूंगा कि कौन कौन इसका मुझे सही आंसर करता है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है कौन? वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक या आयकर विभाग। तो ये आज आपके लिए HW है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे। और चलते हैं दोस्त, देखो 34 नंबर क्वेश्चन था और मैं 35 नंबर पे आज रुकूंगा। 17 दूनी 34 में 34 पे मैं 2 बार रुकता हूँ क्लास में। और देखो यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई देखो यार आप लोग थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दो। मैं देखो यार मैं वो कहता हूँ जो मेरे दिल में आता है। ठीक है, अब मैं वाकई में बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यार आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो या आप लोग थोड़ा पढ़ाई में ढिलाई दे रहे हो। दोस्त जब तक सफल नहीं होते हो नींद त्याग चैन को त्यागो, तुम नींद चैन को त्याग दो जब तक सफल नहीं होते हो और कंटिन्यू लगे रहो। तो दोस्त एक बार क्या करो यार, लाइक वाला बटन दबा दो और साथ में यार क्लास को शेयर कर देना यार, वायरल करा दो यार, प्लीज़ ये क्लास को वायरल करा दो। थोड़ा सा स्टेटस लगा दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो, थोड़ा सा कर दो यार। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे पता है कि मैं आपको लाइव क्लास भी दे पाऊँगा और मैराथन भी दे पाऊँगा, क्योंकि 40 मिनट से ऊपर की क्लास इस फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। मैराथन क्या है, फिर लाइव चलेगी। ठीक है, और देखो ज़्यादा से ज़्यादा यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। और देखो आप चलते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान एक समान होते हैं। तो याद रखना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और 1000 बार पूछा जा चुका है हर पेपर में ज़्यादातर। तो याद रखना -40 डिग्री सेल्सियस जो है ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान जो है वो एक समान होता है -40 डिग्री पे। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। -40 पता है आपको लद्दाख में पहुंच जाता है ना, जो भी भाई फौजी बनेंगे उन्हें पता होगा। देखो यहाँ दिया है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ठोस, निर्वात या द्रव। तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और कई बार मेरे कई दोस्त इसमें बहक जाते हैं, सही जवाब नहीं कर पाते। तो याद रखना वो निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आज मैं ना थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये पेन लेता हूँ ब्लू कलर का, है ना, देखो कैसा लगेगा। देखो यहाँ दिया है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों की
हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना, देखो हेडलाइट में भी पूछा जाएगा और पीछे जो देखने के लिए मिरर लगा होता है ना, बाइक में भी लगा होता है और कार में भी शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए, तो वो उसमें कौन सा किया जाता है। तो देखो याद रखना, इसमें तो किया जाता है आपका अवतल। भाई प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। लेकिन अगर पीछे का पूछेगा तो उत्तल दर्पण। देखो जो पीछे का होता है ना, पीछे का वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने राइट आंसर कर दिया होगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और रेडियम की खोज किसने की थी। रेडियम की जो खोज है वो किसने की थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना, रेडियम की जो खोज है वो मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे ने की थी, है ना। रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब होना चाहिए। और देखो ये कब करी थी तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना 1898 में की थी। कब की थी, 1898 में की थी। ये आप याद रखना। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी पूछा जाता है, तो हरिहर और बुक्का ने की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर लगा देना है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है पीतल किसका मिश्रण होता है। पीतल जो है ये किसका मिश्रण होता है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना ये आपका तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता यहाँ पे जस्ते लिखा है, तो तांबा और जस्ता मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कर देना है। तो ये देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जो पूछे जा चुके होते हैं ना वो मैं अक्सर नोट करता हूँ और उन्हें फिर लिख भी लेता हूँ। तो याद रखना ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। देखो यहाँ दिया है कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो इनमें से तो आप अगर ऐसे ऑप्शन देगा तो आप लगाना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ऑप्शन ए, जिसका नाम बदलकर अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता था। जिन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता था, तो ये भी आप याद रखेंगे, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और अर्जुन पुरस्कार जो है ये विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये कोच जो होते हैं ना, जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। जो कोच गुरु होते हैं ना, जो आपको सिखाते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तभी तो कहते हैं कि गुरु की खुशी चेले की कामयाबी में होती है। अगर पता है, मैं देखो याद आ गया यहाँ से आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊं जैसे आप लोग जुड़े हो ऐसे जुड़ा हुआ था। कहाँ का था देखो, मथुरा के पास का था, हाथरस का था भाई, और उसका एसएसबी ड्राइवर में हुआ है, ठीक है। और अभी मेरे पास 2 दिन पहले फ़ोन आया था मेरे एक दोस्त का जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था राजस्थान से जुड़ा हुआ था, उसका आर्मी में हुआ है, आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। तो अभी 2 दिन उसने पहले मुझे फ़ोन करा, और एक दोस्त और फ़ोन कर रहा था कानपुर से, उसका भी आर्मी में हुआ है। तो मैं कुछ दिन पहले आर्मी का भी बैच पढ़ा रहा था, तो पता है आपको, और मैंने भी आर्मी का पेपर निकाला था, तभी मैं करवा रहा था। तो देखो जब इन लोगों का सिलेक्शन हुआ और इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि मानो मैं सफल हो गया, सच बता रहा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी सफलता की खुशी आपके माँ बाप और आपके गुरु को ही होती है, बाद बाकी दुनिया सिर्फ होती है, ठीक है। समझ रहे हो ना, मैं कहूँगा नहीं पूरी बात, लेकिन किसी को नहीं होती है, सिर्फ गुरु और माता पिता, ये वो सच्चे आपके दोस्त अपने हैं जिन्हें खुशी होती है आपकी सफलता से। और देखो यहाँ पे दिया है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए पाणिनि सही जवाब हो जाएगा। और ये पता किससे संबंधित थी, तो ये थी व्याकरण से संबंधित थी। किससे, व्याकरण से संबंधित थी, ये व्याकरण से संबंधित पुस्तक थी। तो ये आप याद रखेंगे। और वाणभट्ट जी से हर्षचरित को आप याद रखेंगे, हर्षचरित को
तो प्रश्न का जवाब तो पाणिनि हो जाएगा। और बाणभट्ट जिसे हर्षचरित की रचना की थी इन्होंने, तो ये भी राजा हर्ष की जीवनी लिखी थी। और चाणक्य जी से याद रखना, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसमें बताया गया था कि राज्य और राज्य का राजा कैसा होना चाहिए, राजनीति से संबंधित थी। देखो तो दिया है कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग से संबंधित है। तो याद रखना, देखो मैंने कहा ना आपसे अनुच्छेद पूछे जाएंगे, तो याद रखना वो होता है अनुच्छेद 280, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और अनुच्छेद 164 जो है, इससे याद रखना ये जो है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। और अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान में संशोधन के लिए संबंधित है। संविधान में जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्त, आपसे पूछा जा सकता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है हाल ही में भारत में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ से जारी किया गया है। देखो वैसे तो कौन करता है, वैसे अमेरिका करता है ना भाई, अमेरिका करता है। देखो इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट को 2024 को कहाँ से जारी किया गया। तो ये राजस्थान से किया गया था। कहाँ से किया गया था, राजस्थान से किया गया था। और अमेरिका से जो हुआ था उसमें कितने 180 देश होते हैं। 180 देश में भारत जो है ये कितने 176वें नंबर पे आता है। 176वें नंबर पर पर्यावरण के मामले में शायद आता है। ठीक है, तो ये मैं क्लियर बता रहा हूँ ना, देखो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग से उतर गया हो, लेकिन मैं कंफर्म बता रहा हूँ। एक बार आप भी मुझे कंफर्म कराएंगे कमेंट बॉक्स में। और देखो यहाँ पे दिया है किस राज्य में उकई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। किस राज्य में उकई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा, तो याद रखना वो आपका हो जाएगा गुजरात, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए गुजरात आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है एफिल टावर कहाँ स्थित है। एफिल टावर जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है कि ये पेरिस में है। कहाँ, पेरिस में स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे। और ये देखो इसका निर्माण अगर पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, बताओ। तो याद रखना 1887 से 1889 तक हुआ था। ठीक है, 1887 से 1889 तक। और इसके जो डिजाइनकार थे वो पता कौन थे, वो थे सर गुस्ताव एफेल। वो कौन थे, सर गुस्ताव एफेल। देखो एफिल टावर मतलब एफिल याद रखोगे ना, नाम भी नहीं भूलोगे, गुस्ताव एफिल। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आपका प्रश्न आज कंप्लीट होता है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। वैसे तो आप तुरंत बता देते हो कि भैया उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पे अगर जिला पूछ देगा तो आप क्या बताओगे, बताओ। तो याद रखना ये नैनीताल में है। कहाँ है, नैनीताल में। तो और आपको बताऊँ उत्तराखंड से याद रखना कि जितनी भी झीलों वगैरह के नाम है ना वो सब ताल से हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में है। लैंसडाउन जो है पूछा गया है किस राज्य में है। लैंसडाउन बहुत घूमने वाली बहुत अच्छी पर्यटक स्थल है, आपको बता दूं मैं, और बहुत मज़ा आता है घूमने में। चलोगे ना, सिलेक्शन के बाद चलेंगे सब। सिलेक्शन के बाद मैं सबको लेके चलूँगा, ठीक है, घुमाने, लेकिन सिलेक्शन चाहिए मुझे, ये आप याद रखना। और देखो लैंसडाउन जो है ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे आपका लैंसडाउन कहाँ होगा, बताओ। उत्तराखंड सही जवाब है। कहाँ है, उत्तराखंड। ठीक है ना, कसौली आपका हिमाचल प्रदेश, याद रहेगा ना। और बताओ अच्छा दार्जिलिंग कहाँ है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना दार्जिलिंग। और देखो यहाँ पे दिया है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की जो उत्पत्ति है वो किस राज्य से हुई, तो ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, केरल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे केरल आपका सही जवाब हो जाएगा। असम याद रखना, असम से आपका बिहू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बिहू। तो बिहू आपका असम से संबंधित है और कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो दोस्त मेहनत जारी रखो, मेहनत जारी रखो, सफल हर काम होता है। बस क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि सफलता कुछ देर से मिलती है और कई दोस्त ऐसे होते हैं जो निराश हो जाते हैं। दोस्त निराश नहीं होना है, टूटना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ। अगर मेरी कोई हेल्प है जो मैं आपकी कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मैं देखो मुझे यार फौजी बनना था। मुझे खान सर की एक लाइन याद आती है,
कि गुरुजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आर्मी के बिना हम जी नहीं सकते थे। बात तो ये है कि हम आर्मी के बिना जीना नहीं चाहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है यार, मुझे पैरा कमांडो बनना था। मैं आपको बताऊं, मुझे पैरा कमांडो बनना था। पागलपंती सवार थी मेरे दिमाग में कि मुझे पैरा कमांडो ही बनना है। मैं नहीं बन पाया। नहीं बन पाया तो क्या हुआ यार, मेरा कतरा कतरा, मेरा रोम रोम मेरे देश के लिए समर्पित है यार। आप मेरे देश का भविष्य हो यार। आप सब दोस्त मेरे देश का भविष्य हैं और मैं अपने देश के भविष्य के लिए अपना कतरा निछावर कर दूंगा यार। बस मैं यही चाहता हूँ कि किसी तरीके से अगर आप सफल हो जाएंगे तो मेरे देश की तरक्की होगी यार, है ना। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप पढ़िएगा यार। कोई अगर हेल्प है इस गरीब भाई से जो आपकी कर सकता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ भी करूँ यार, आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी जिगर के छल्लों को मेरा जय हिंद।